हाय गाइस, वेलकम। क्या हाल है? वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5, रिप्रोडक्शन ऑफ लोअर एंड हायर एनिमल्स। इसका लेक्चर नंबर 5 आज लेंगे हम लोग। ओके, फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन मेल, ह्यूमन मेल पर्टिकुलरली, राइट। उसमें हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स तो देखे थे, वो तो फिक्स है ही है। ओके, मैंने उसके फंक्शंस आपको उसमें बताए नहीं थे, उनके डिटेल स्ट्रक्चर्स नहीं बताए थे, और वही डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, एंड हाँ, मैंने कमेंट नोटिस किया, मैंने उस पर रिप्लाई भी किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मैं बहुत खुश हूँ आपके एग्जाम्स के लिए आप मेरा वीडियोस रिफर कर रहे हो। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, एंड आई एम हैप्पी ऑल्सो फॉर दैट कि मेरा सिखाया हुआ कंसेप्ट को समझ में आ रहा है। ओके, हावेवर आपके एग्जाम का डेट बस मुझे बता दो। आई थिंक कोई पर्सन है द इंडियन स्केचर नाम से, उन्होंने कमेंट किया था। वो रेगुलरली कमेंट कर ही रहे हमारे इस पे, तो मैं इसलिए आपको मेंशन करके ही बोल रहा हूँ कि थैंक यू, बट आप आपके डेट्स बस बता दो मुझे एग्ज़ाम के, फिर मैं उस हिसाब से आई ट्राई कि मैं आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ये चैप्टर फिनिश कर दूँ। थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ऑल राइट, कमिंग टू द टॉपिक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पार्ट डिस्कस करेंगे, बट हर एक का पार्ट हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। हर एक का पार्ट एज इन हर पार्ट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले समझ लेते कि लास्ट लेक्चर में मैंने लिया क्या क्या था। तो मैंने कुछ ये सामने वाले पॉइंट्स लिए थे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिया था मैंने? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटलाइन लिया था। ठीक है, हाँ, इसमें मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी, शायद लास्ट क्लास में बताया नहीं था। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या है, रोल क्या है। मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रोल क्या है? सिर्फ एक रोल है। क्या रोल है? स्पर्म प्रोडक्शन, मेल गैमेट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट है, और उस मेल गैमेट को पहुंचाना, कहां पर पहुंचाना? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बस उतना ही काम है और कोई काम नहीं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसा नहीं है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे फिर जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, सिर्फ दो रोल से, एक गैमेट प्रोडक्शन होता है, दूसरा गैमेट का ट्रांसपोर्ट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पीनस के थ्रू जो होता है। ठीक है, तो हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक आउटलाइन देखे थे। उसके बाद हमने देखा था इंग्विनल कैनल एंड हर्निया, याद होगा आपको। ये देखो, ये डायग्राम्स मैंने डाले हुए हैं। ये देखा था ना हमने, इंग्विनल कैनल क्या होता है, डिप्रेशन जो होता है हमारे लोअर बॉडी, टॉर्सो के नीचे के तरफ एक कैनल बनता है ना। उसमें हमने क्रिप्टोर्चिडिज्म भी देखा था, ये वाला डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था वो, तो वो उसमें मेंशन नहीं किया मैंने इधर, बट वो भी देखा था। फिर हमने पीनस और स्क्रोटम का स्ट्रक्चर देखा था, बाकी जो एक्सटर्नल जेनिटलिया में आते हैं। इंटरनल जेनिटलिया का रह गया था, वही हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव में इंटरनल जेनिटलिया सिर्फ फ्रंट व्यू साइड व्यू देखा था, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसका आउटलाइन देखा था कि किधर कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है। उसका भी आज कोई रिविजन हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम्स ऑन पर्पस डाले हुए, जो पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम लिए थे उसी के डायग्राम छोटे करके डाल दिए हैं, ताकि आप लोगों का लिंक लगा रहे। ठीक है, सो आज हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग हर पार्ट का डिटेल फंक्शन देखेंगे। स्पेसिफिकली इंटरनल जेनिटलिया, मतलब वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो बॉडी के अंदर होते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो पार्ट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये दोनों व्यूज मैंने फिर दिया, फ्रंट व्यू एंड लैटरल व्यू। दैट इज फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, अभी फिर से दिया हुआ है, मैंने देख लेते। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये स्क्रोटम है, राइट। ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर होते हैं टेस्टिस। उस टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ कनेक्ट करके रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू होता है, जिसको ग्यूबरनाइकुलम बोलते हैं। यहाँ पर है, देखो ग्यूबरनाइकुलम, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, जो टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ चिपका के कनेक्ट करके रखता है। उसके बाद हम लोगों ने इंटरनल पार्ट्स देखे थे, जिसमें हमने पेयर ऑफ टेस्टिस देखा था, हमने एनालिस्ट किया था, राइट। या तो पेयर ऑफ टेस्टिस है, पेयर ऑफ एपिडाइडमिस है। उसके बाद वो एपिडाइडमिस से कंटिन्यू हो रहा है क्या, आगे वास डिफरेंस कंटिन्यू हो रहा है। ये वास डिफरेंस देखा था पैर, वो आगे जाके थोड़ा सा स्वोलन स्ट्रक्चर बना था यहाँ और यहाँ, जिसको हम लोगों ने एम्प्यूला बोला था, राइट। किसी बहुत सारे बुक्स में लेबल्ड नहीं है, वो रेयरली लेबल किया जाता है उसको। फिर उसके बाद ये सेमिनल वेसिकल यहाँ पर हमने देखा था पैर, और फिर ये जो वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिला के जो ट्यूब बना रहे हैं, ये वाला, तो इस ट्यूब को हमने बोला था क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद एक कॉमन डक्ट बनता है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, जो यूरिन, ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन भी कैरी करता है, और वो ये स्पर्म जेनिटल फ्लूइड, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड भी कैरी करता है, वो भी वही है यूरेथ्रा। ठीक है, फिर इसी यूरेथ्रा के बैक साइड पे हमने देखा था प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, ये वाला, ये पूरा पीछे वाला
ओके, हम इसका स्ट्रक्चर आज देखने वाले हैं, सब कुछ देखेंगे। उसके साथ हमने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी देखा था, देखो काउपस ग्लैंड बल्ब की तरह दिखता है, ठीक है। और पीनस देखा था, इसका जो सोलन पार्ट है ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने देखा था, जिसको ग्लैंस पीनस बोलते हैं, राइट। इसके ऊपर जो फ्री स्किन है इसको प्रीप्यूस बोलते हैं, जो मूवेबल स्किन होता है, अल्सो नोन एज फोर स्किन। मैंने भी बताया था कि कुछ ट्रेडिशंस में उस फोर स्किन को निकाल दिया जाता है चाइल्डहुड में ही, सर्कमसिजन बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। मतलब हम अगर मेडिकली करें तो सर्कमसिजन बोलेंगे, बट मेडिकली अगर नहीं करते तो थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होता है। ऑलराइट, तो ये उसका साइड व्यू है। इसमें भी हम लोगों ने सारे पार्ट्स लास्ट टाइम में देखे थे, तो आज हम लोग इसके आगे का पार्ट, मतलब हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस जो है उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके हाँ, उसके पहले चलो ये क्विज टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑन पर्पस रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग नंबर के साथ लेबल करते हैं, ठीक है। चलो मेरे साथ हम लोग, मैं बोलूँगा नंबर 1 और मैं पॉज लूँगा और फिर उसका नाम लिखूंगा, तो तब तक आप लोगों को वो नाम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो नंबर 1 क्या है, देखो किधर लेबल्ड है नंबर 1, यहाँ पर। ये क्या है, सेमिनल वेसिकल, राइट। चलो नंबर 2 कहाँ लेबल्ड है, ये यहाँ पर है। इसका थोड़ा सा ना अरेंजमेंट इधर थोड़ा डिफरेंट हुआ है, सॉरी, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, तो दिस नहीं भी समझ में आए तो भी ठीक है। दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। स्टेट बोर्ड के बुक में तो ये ऐसा क्विज दे दिया है, पढ़ाया वढ़ाया कुछ नहीं रहता, क्विज दे दिया है, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको ठीक है। ये सेकेंड वाला था, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, ये हाइफन नहीं रहा तो भी चलेगा, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। 4 क्या है, 4 देखोगे तो ये क्या है, यूरेथ्रा। 5, व्हाट इज 5, एपिडाइडमिस। 6 अभी बोला था ना, 6 थोड़ी देर पहले हम स्टडी करेंगे, क्या है, सिंगुलर ना इसलिए टेस्टिस, यप। चलो 7 रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, फिर भी मेंशन्ड है तो लिख देते हैं, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। हाँ सॉरी, हाउएवर एक यूनिक चीज़ बता दो यूरिनरी ब्लैडर का, ये बहुत बार आता है एंट्रेंसेस में। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है एक यूनिक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये याद में रखो। वो अकेला एक एपिथेलियम है जो अपना साइज स्ट्रेच कर सकता है, जो थोड़ा बड़ा होकर छोटा हो सकता है, ये ध्यान में रखना, पूछा जाता है, ठीक है। 8 क्या है, क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। 9 नंबर, स्पर्मेटिक कॉर्ड का मेन कंपोनेंट, वास डिफरेंस। डोंट वरी, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है बताऊंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। एंड लास्ट नंबर 10, वैसे तो नंबर 10 पूरा पीनस ही है, बट ये जो पार्ट दिया हुआ है इन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया हुआ है, उसको हम लोग लिखेंगे ग्लैंस, ग्लैंस पीनस, जो स्वोलन पार्ट होता है पीनस का, ठीक है। ऑल राइट, आई होप देख लिया आपने, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगर कोई दिक्कत रहेगी तो वापस पीछे देख लेना, ठीक है। चलो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज टेस्टिस, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट से पहले मुझे एक चीज़ आप लोगों को बतानी है, जो मैंने सोचा था मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताऊंगा बट रह गया, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, या ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 मेजर टाइप के पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ओके, और एक होते हैं सेकेंडरी। अभी मुझे याद है शायद मैंने बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर देख लो। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स जो होते हैं, या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं, दीज हैव ओनली वन फंक्शन। क्या फंक्शन होता है, गैमेट प्रोडक्शन, ठीक है, गैमेट प्रोडक्शन का काम होता है। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं, इनका पार्ट क्या होता है, टू
transport, nourish, store gametes, but they are unable to produce gametes। ये ध्यान में रखो। तो ये जो ना प्राइमरी वाला पार्ट होता है ना, जो गैमेट प्रोडक्शन का काम करता है, इसको ही बोलते हैं गोनाड्स। नाउ आई से देन आई रिमेंबर, मैंने शायद बताया हुआ है आपको, कोई बात नहीं, एक बार फिर सीख लिया आपने, गोनाड्स। तो जो टेस्टीज होता है ना, वो क्या है? टेस्टीज इज द गोनाड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, दिस इज, सॉरी ये मेरे राखियों की वजह से दिक्कत हो रही है, दिस इज गोनाड। ठीक है, ये गोनाड्स का पार्ट है आपका टेस्टिस। ठीक है, तो चलो टेस्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी अगर आपको ओरिजिन याद रहे टेस्टिस का, तो क्या है ओरिजिन? कहाँ से आया? स्टमक से आया ना, एब्डोमेन से आया। 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मेल चाइल्ड के एब्डोमेन में से ये टेस्टिस डिसेंड डाउन होता है इनटू स्क्रोटल सैक। करेक्ट, मतलब ये किसका पार्ट था? एब्डोमेन का। तो इस टेस्टिस, ये एब्डोमेन का पार्ट है, कैसे पता चला? बिकॉज इसमें कुछ तो रिमेनेंट है जो उसको बताता है कि वो भाई एब्डोमेन का है। ठीक है, अब वो क्या रिमेनेंट है हम देखेंगे, जरा ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअल फोटोग्राफ या ग्राफिकली एनहांस बट एक्चुअल फोटोग्राफ टाइप ही है जो है टेस्टिस का। ये एक सिंगल टेस्टिस है, इस ये इतना पोर्शन टेस्टिस है। ठीक है, ये इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो, ये हाईली कॉइल्ड कॉर्ड है, ये क्या है आपका? एपिडाइडमिस। ठीक है, एपिडाइडमिस के बाद ये आगे कंटिन्यू कहाँ हो रहा है? वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस, एक्चुअली वास डिफरेंस अंदर चले जाएगा यहाँ पर, वो थोड़ा ये स्ट्रेट पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस बोला है, बट वो आगे कनेक्ट हो जाएगा उधर। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये ऊपर वाला, ये वास डिफरेंस और ये ब्लड सप्लाई साथ में मिला के एक स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखाई देता है। चलो अभी इसके अंदर जाते हैं, डिटेल में देखते हैं अंदर की तरफ से कैसा दिखाई देता है, सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू नो उसका ओरिजिन एंड उसके फंक्शंस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये आपका टेस्टिस है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, मुझे शायद दूसरा कलर चूज करना पड़ेगा, दिक्कत दे रहा है कलर। ये इतना कुछ पोर्शन, ये ठीक है, इसके ऊपर का जो ये पार्ट है, ये एपिडाइडमिस का पार्ट है। ठीक है, और ये आगे कंटिन्यू रहा इन वास डिफरेंस। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, मैं रुक जाता हूँ एक सेकंड के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज मैं ये इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, ले लिया? ऑलराइट। ठीक है, तो अब मैं इसमें कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। तो अब ये जो टेस्टिस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अप्रोक्सीमेटली अगर इसका मैं लेंथ देख लूं, सॉरी ओके, इसका लेंथ देख लूं, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर्स। ऐसा अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर्स होता है, और ये 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल तो है नहीं, तो इसका जो डेप्थ होगा, इस तरह से मैं 3D में दिखाता हूँ, वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर के करीब होता है। ये इसके डायमेंशंस आप कंसिडर कर सकते हो। इस तरह से होता है टेस्टिस। ठीक है, अब ये टेस्टिस एज इट इज एन ऑर्गन, इस ऑर्गन के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए तो एक लेयर होगा ही होगा, और वो कौन सा लेयर होगा? कनेक्टिव टिश्यू का, राइट। वो हर पार्ट को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट ये जो आपको आउटर मोस्ट लेयर दिख रहा है ऊपर से, या ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसी कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, सॉरी ट्यूनिका वजाइनालिस। एक्चुअली ट्यूनिका वजाइनालिस जो है, दिस इंडिकेट्स कि ये, मैंने आपको बोला था, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको स्टार्ट में, क्या क्वेश्चन पूछा था? आई हैड आस्क्ड यू क्वेश्चन, ये एक पॉइंट दिया था जिसे आप सोचो। क्या बोला था मैंने आपको कि टेस्टिस जो है किसका पार्ट है? एब्डोमेन का है, तो कुछ तो रेमेनेंट होना चाहिए ना एब्डोमेन का उसमें। तो ये जो ट्यूनिका वजाइनालिस जो आप देख रहे हो, यही है उसका रेमेनेंट। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट लेयर होता है ट्यूनिका वजाइनालिस जो है ना, ये इनकम्प्लीट लेयर होता है। एंड दिस एक्सप्लेन्स यू व्हाट, दिस टेल्स यू कि वो
जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है वो इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिस एब्डोमेन से डिसेंड हुआ है। अगर एब्डोमेन से डिसेंड हुआ है ये, तो ये वजाइनलिस एब्डोमेन में पाया जाता है, बाहर पाया नहीं जाता, स्क्रोटम में पाया नहीं जाता। सो हाउ इट केम इन स्क्रोटम? बिकॉज दिस वाज सम टाइम इन एब्डोमेन, और नीचे आते आते फट गया वो, इसलिए इनकम्प्लीट कवरिंग है। ठीक है, इसी ट्यूनिका वजाइनलिस के अंदर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पिंक वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये पूरा, दिस सप्लाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड। इसको ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा बोलते हैं, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। और उसी के अंदर जो मैंने गलती से पहले बोल दिया था, वो लेयर होता है दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर। यहां पर ये वाला लेयर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, और इसी के अंदर यू विल नोटिस देयर आर प्रेजेंस ऑफ 200 to 400 लोब्यूल्स। छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। देखो ये लोब्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये एक लोब्यूल हो गया, ये दूसरा लोब्यूल हो गया, ये थर्ड लोब्यूल है, फोर्थ लोब्यूल, ऐसे मल्टीपल लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इन लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं। हर लोब्यूल में 3 से 4 या 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो मतलब अगर मैं चाहूं एक ऑर्डर लिखना, अगर टेस्टिस के बाहर से अंदर अगर एंटर करना चाहे तो कौन से लेयर्स आ रहे हैं हमारे पास, चलो देखते हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट क्या है? ट्यूनिका वजाइनलिस। उसके बाद क्या आ रहा है? ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, एक ही जगह पे राइट सी, वैस्क्यूलोसा। उसके अंदर क्या आ रहा है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, है ना, एल्ब्यूजिनिया। उसके अंदर क्या आ रहा है? लोब्यूल। उसके अंदर क्या आ रहा है? उसके अंदर आएगा आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। समझ में आ रहा है? ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में आप नोटिस करोगे कि अंदर 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 जाते जाते, तो यू नो अगर ऐसे याद रखोगे तो इट बिकम्स इजी फॉर लेबलिंग, बिकॉज डायग्राम आता है ना लेबलिंग के लिए, राइट। तो ये जो अभी है, ये वाले पार्ट जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये वाले ना, ये देखो, ये इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं स्पर्म्स। ठीक है, इनके अंदर ही बनते हैं स्पर्म्स। वो कैसे बनते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। बट अभी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो टेस्टिस का, एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में ये सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? सीधा सीधा काटा ना टेस्टिस को ऐसा, तो इसी को बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, एलएस। तो यू कैन इवन राइट इट एज एलएस ऑफ टेस्टिस, सिंगल एस लेस आईएस लगा दूंगा मैं, एलएस ऑफ टेस्टिस बोल सकते हो। तो इसमें अभी आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जितने 3-4 है, वो सारे मिल के दे आर फॉर्मिंग अ लेयर, अ स्ट्रक्चर। यहां पर मिलकर दे आर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर बोलो या ट्यूब्स बोलो। देखो क्या बन रहा है अभी, ये जरा नोटिस करना। ठीक है, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है, ये देखो, ये आगे मिलके दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल कॉर्ड, और ये सिंगल कॉर्ड एक नेटवर्क बना रहा है। देखो आगे दिख रहा है, यहां पर एक नेटवर्क बना रहा है। वो नेटवर्क को ही बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। डू यू अंडरस्टैंड? यही नेटवर्क जो है रेटेड टेस्टिस है। कैसे बना रेटेड टेस्टिस? बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल साथ में मिल गए एंड दे फॉर्म्ड अ नेटवर्क ऑफ बिगर ट्यूब्स और डक्ट्स, जिसको बोला रेटेड टेस्टिस। अब ये रेटेड टेस्टिस आगे बहुत सारे रेटेड टेस्टिस आपस में मिलाकर क्या बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग फर्दर लेयर। अब वो फर्दर लेयर क्या है? फर्दर ट्यूब्स क्या है? ये वाले ट्यूब्स। ये क्या है? ये आगे भी, इधर भी है। हाँ, दीज आर वास एफरेंशिया। डू यू अंडरस्टैंड? ये वाले जो है ना, ये पूरे येलो में मैंने बनाए हुए। तो रेटेड टेस्टिस आगे जुड़ के, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने आगे ज्वाइन किया, क्या हुआ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने ज्वाइन करके क्या बनाया? इन्होंने ज्वाइन करके बना दिया रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस ने ज्वाइन करके क्या बना दिया? वास एफरेंशिया। और यही वास एफरेंशिया अब क्या करेगा? ये वास एफरेंशिया अपने जो सिक्रीशन से वो पोर कहां करेगा? ये एपिडाइडिमिस, जो आगे जाके वास डिफरेंस में जाएगा, जो मैं बोलने वाला था। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये एपिडाइडिमिस है, ये वाला, ये जो मैंने ब्लू में बनाया हुआ है ना, ये एपिडाइडिमिस। तो ये एपिडाइडिमिस में जा रहा है। ओके, अब समझ में आ गया आपको? तो सी, देयर इज अ सिंगल टेस्टिस, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या बना हुआ है? ट्यूनिका वजाइनालिस। उसके अंदर ट्यूनिका वैस्कुलोसा जो दे रहा है क्या? विच इज गिविंग न्यूट्रिएंट्स, ब्लड सप्लाई है उसको। उसके अंदर क्या है? थर्ड लेयर है, दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। उसके अंदर आप 200 to 400 लोब्यूल्स देख सकते हो। हर लोब्यूल में 1 से लेकर 4 क्या है?
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं, रेटिटेस्टिस का नेटवर्क। ये रेटिटेस्टिस के नेटवर्क में बहुत सारे रेटिटेस्टिस हैं, वो आगे जाके कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वास एफरेंशिया, जो येलो में दिखा है। और वास एफरेंशिया जो है उसके अंदर के ट्यूब्स कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं आगे, और दोस ट्यूब्स आर कनेक्टिंग वेयर, इन एपिडाइडिमिस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके टेस्टिस का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, एलएस हो गया। ठीक है, अब यही टेस्टिस जो है इसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया मैंने, हॉरिजॉन्टली कट किया, तो कैसे दिखाई देगा, वो इस स्लाइड में या इस फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही दोनों फोटोग्राफ है ऑन पर्पस, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रेफरेंस सिंक्रोनाइज्ड रहे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या किया गया है ना, यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां पर था वहां का सेक्शन यहां दिया हुआ है। तो ये यू कैन कंसिडर ये एक लोब्यूल यहां पर समझो है, ऐसा 2 से 3 क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेक्शन है। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, पूरा ऐसा ट्यूब है, ट्यूब उसका एक सेक्शन है, ये दूसरे का सेक्शन, ये दूसरा तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन है। इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई नीड टू शो यू ऑल हियर, जस्ट पे अटेंशन। ठीक है, ध्यान देना। तो ये देखो ट्यूनिका अल्बिजिनिया दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ट्यूनिका अल्बिजिनिया, जो यहां पर भी था, आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, ये वहां पर प्रेजेंट है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसके अंदर आपके लोब्यूल्स है, और इस लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हाईलाइट करवा देता हूं और इसको स्टडी करते हैं, तो सबसे पहली बात तो मल्टीपल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में आप देखोगे मास ऑफ सेल्स ऐसे प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है। ये मास ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स और आल्सो नोन एज सेल्स ऑफ लिडिग या लिडिक सेल्स। ठीक है, यहां पर देखो लेबल है, देखो सेल्स ऑफ लिडिग और इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, अब ये सेल्स का काम होता है एक हार्मोन बनाना, जो मेल का एंड्रोजन है। कौन सा होता है मेल का एंड्रोजन, इट्स टेस्टोस्टेरॉन, बराबर। तो यही वो सेल्स है जो टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं, इनके वजह से टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में बनता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन बनाने वाले सेल्स हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जो बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICSH बहुत कॉमन है, जिसको हम लोग LH भी बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन जनरल वर्ड्स मेल्स के केस में LH की जगह पे ICSH बोलते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं, पर जरा अभी ध्यान दो। तो ये सेल्स ऑफ लिडिग है जो बीच में, इसमें आपको बीच में देखो पूरा कनेक्टिव टिश्यू है, उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स के भी रेमिनेंट्स दिख रहे हैं, रेमिनेंट्स एज इन ट्यूब्स का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, सो नाउ अभी ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी आपके लिए। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला बस फोकस करना। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो आउटलाइन है वो बना हुआ रहता है स्पेशल काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल से, दैट इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम, जो जर्मिनेट करते हैं। क्या जर्मिनेट करते हैं, गैमेट्स को, गैमेट्स फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली गैमेट कौन सा बनेगा इसमें, ये मेल का है ना, तो गैमेट कौन सा बनेगा, स्पर्म, करेक्ट। तो स्पर्म बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, करेक्ट। तो ये वही स्पर्मेटोगोनिया वाले सारे सेल्स है इसके बॉर्डर पे, ये जो बड़े बड़े सेल्स आपको दिखाई दे ना, ये सारे सेल्स वही है, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसिंग, स्पर्मेटोगोनिया ही है, और उसके ऊपर स्पर्म्स बनेंगे। बट बीच बीच में आप वॉयलेट कलर के लंबे लंबे सेल्स देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो लंबे लंबे सेल्स है इनको बोलते हैं नर्स सेल्स। क्या बोलते हैं इनको, नर्स सेल्स और सर्टोली सेल्स। ठीक है, दीज सेल्स आर नोन टू नर्स द डेवलपिंग स्पर्म्स, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सीधी सी बात है। ठीक है, however as this whole layer is made up of epithelial tissue, इसको कवर, आउटर मोस्ट लेयर जो कवर होता है इसका, वो कवरिंग जो है दैट इज मेड अप ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो यहाँ लिखा है मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का ही कवरिंग होता है। क्यों बेसमेंट मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है, बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू है, आउटर साइड पे बेसमेंट मेम्ब्रेन लगा के रख दिया, उसके अंदर वहां पर सेल्स प्रेजेंट है, और ये सेल्स क्या करेंगे, दे विल अंडरगो विच डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, जिसकी वजह से मियोसिस से बनेंगे आगे वाले सेल्स। बट अभी बात कैसी, जरा ध्यान देना। ठीक है, ये जो सेल्स बनेंगे आगे,
मियोटिक डिवीजन से जो स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्म्स डायरेक्टली नहीं बनते, ठीक है, स्पर्मेटेड्स बनते हैं और उसमें आगे चेंजेस होते हैं, वो तो एक बात है। दूसरी बात क्या है ना कि अगर ये सेल्स सिर्फ मियोसिस ही करेंगे और आगे खत्म हो जाएंगे ना, सारे गैमेट्स बनने के बाद फिनिश हो जाएंगे ये सेल्स, बिकॉज एक सेल 4 सेल बना के जितने भी सेल्स, समझो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनियम में, सारे खत्म हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज एट वन टाइम या एट अ टाइम इन लाइफ ऑल द सेल्स विल फिनिश मियोसिस करते करते, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? बिकॉज स्पर्मेटोगोनिया कैन ऑल्सो अंडरगो माइटोसिस। तो माइटोसिस करके वो अपना मास बढ़ाते रहता है और फिर उसमें से कुछ सेल्स को मियोसिस करवा के गैमेट्स बनवाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अब क्या होता है, पे अटेंशन। अब यहां पर इसमें ना आप ये ऊपर का लेयर आप देख पा रहे हो, ये वाला ऊपर वाला लेयर, सब बंचेस में ऊपर वाला लेयर जो देख रहे हो ना, दीज आर द सेल्स विच हैव बीन फॉर्म्ड आफ्टर अंडरगोइंग मियोटिक डिवीजन। मतलब क्या है, ये जो नीचे वाले सेल्स थे स्पर्मेटोगोनिया के, दे अंडरगॉन मियोटिक डिवीजन, इन्होंने बनाया मेल गैमेट, ठीक है। बट अब वो मेल गैमेट, ये आई होप अपने लिखा मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इधर बड़ा कुछ करना है, ठीक है। तो अभी मेल गैमेट जो बना है वो डायरेक्टली मेल गैमेट के फॉर्म में नहीं बनता है, वो स्टेप्स में बनता है। तो इस जो मैंने रेड से हाईलाइट किया वो क्या है पता है आपको, दैट आर नोन एज स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स डू नॉट लुक एनीथिंग लाइक स्पर्म। हमको क्या पता है, स्पर्म टेल होता है, लंबा होता है, वो सब नहीं होता। स्पर्मेटिड ऐसा होता है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल सेल। ये कैसे बने स्पर्मेटिड्स? स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। और ये कौन सा प्रोसेस है जो इनको फॉर्म करने में हेल्प करता है? दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स फॉर्म बने बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जो यहां पर हुआ और ये रेड कलर के सेल्स बन गए। अब क्या होगा, अब ध्यान देना, ये जो रेड कलर के मैं हाईलाइट किए थे ना सेल्स, अब ये सेल जाएंगे किसके पास? सर्टोली सेल्स के पास। क्यों? फॉर दे आर मैच्योरेशन। वो मैच्योर होना चाहते हैं ना, दे नीड टू गेट मैच्योर्ड। उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उनका शेप चेंज करना चाहिए, उनको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्वाइव करे, उस चीज़ के लिए उनको न्यूट्रिशन देने के लिए वो सारे सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स के पास जाते हैं। अब यही नर्स सेल्स के पास जाने का जो प्रोसेस है और न्यूट्रिशन लेने के बाद दे एक्चुअली कन्वर्ट इनटू स्पर्म्स। मतलब इनको टेल आ जाना, ये लॉन्ग हो जाना, ये सारी चीज़ें तभी होती है जब वो स्पर्मेटिड्स जो है जब वो नर्स सेल के पास जाते हैं, तो ये स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये आगे के पार्ट में आपको बताया गया है, बट अभी पॉइंट आया है तो अभी बता दे रहा हूं मैं आपको। तो स्पर्मियोजेनेसिस, जिससे स्पर्म्स बने। अब क्या होगा, अब ये जो स्पर्म्स है जो यहां पर रेडी हो चुके हैं, अब ये स्पर्म सर्टोली सेल्स को छोड़कर कहां आएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के सेंटर में आएंगे। तो ये सेंटर में आने का जो प्रोसेस होता है, सो यू कैन से स्पर्म्स यहां पर स्पर्मियोजेनेसिस से बने तो है, बट ये कहां पर है अब तक? दे आर स्टिल ऑन सर्टोली सेल्स, ठीक है। अब ये मूव करेंगे कहां पर? इधर ये भी स्पर्म्स ही हैं, बट मूव कहां किया इन्होंने? दे हैव मूव्ड एट द सेंटर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो सेंटर में मूवमेंट का प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। ध्यान रखो, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। आई होप दिखाई दे रहा है आपको सही से। आज थोड़ा सा डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज किया मैंने, ठीक है। हमेशा व्हाइट रहता है बट अभी बहुत सारा व्हाइट लिखा हुआ है तो आई डोंट वांट दैट टू बॉदर, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटिड्स, मतलब फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टू फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, द प्रोसेस विच इज अंडरगोइंग इज मियोसिस, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड सिर्फ न्यूट्रिशन लेते हैं सर्टोली सेल से, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। स्पर्म्स जो है सेंटर सर्टोली सेल से सेंटर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मूव करते हैं, उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यहां पर कंप्लीट होता है आपका टीएस ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेस्टिस का ही स्ट्रक्चर है,
ठीक है। अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर सीख लिया हमने। इसके बाद टेस्टिस को कनेक्टेड है अनदर पार्ट, वो पार्ट को क्या बोलते हैं, एपिडायडिमिस, इमीडिएट कनेक्शन वाला पार्ट है ना एपिडायडिमिस, वो भी वो डिस्कस करेंगे इसी डायग्राम में। इसमें काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओके, वी विल सी दिस। आई होप आपने लिखा हो, मैं इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो या पीछे वापस आ जाना देखने के लिए। ठीक है, सो नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम, ठीक है। तो यहां ये डायग्राम में आप अभी नोटिस करो, ये जो वास एफरेंशिया था, ये वाला पार्ट, इसके बाद ये वाला जो पार्ट बन रहा है यहां से, ठीक है, ये वाला जो पार्ट बन रहा है ना, यही है आपका एपिडायडिमिस, वो जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस स्ट्रक्चर व्हाट आई हैव हाइलाइटेड इज ओनली एपिडायडिमिस। अभी एपिडायडिमिस शुरू कहां से हो रहा है, इस पार्ट से। तो ये वाला जो पार्ट है ना एपिडायडिमिस का, दिस इज नोन एज हेड और कैपुट। साइंटिफिकली बायोलॉजिकली हेड को कैपुट बोलते हैं। तो दिस इज हेड और कैपुट एपिडायडिमिस। लिखा भी होगा, अभी फालतू में लिख रहा हूँ, लिखा देखो लिखा है, ओके, हेड लिखा हुआ है ना ये। सो दैट इज कैपुट और हेड ऑफ एपिडायडिमिस। ये नीचे वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन कौन सा, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। देखो लिखा है इधर, बॉडी ऑफ एपिडायडिमिस, ओके, और ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पोरा। कभी कभी कॉर्पस भी बोलते, कॉर्पस ही लिख दो, वही ठीक रहेगा। कॉर्पस एपिडायडिमिस भी बोलते हैं या बॉडी ऑफ एपिडायडिमिस, ठीक है। नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं टेल ऑफ एपिडायडिमिस और कॉडा, CAUDA, कॉडा मतलब टेल। आपको याद होगा ये टर्म्स आपने 11 में भी सीखे हैं। कैसे, कहां पर, आपने एक टर्म सुना होगा डीकैपिटेटेड, या डीकैपिटेटेड टर्म सुना, मतलब डीकैपिटेटेड मतलब जिसका सर कटा हुआ रहता है, ओके, डीकैपिटेटेड मतलब सर कटा हुआ, वही कैपुट, देखो कैपुट। और आपने शार्क के केस में ना, या फिशेस के केस में, जब आपने एनिमल क्लासिफिकेशन सीखा हो 11 में, तब आपने पढ़ा था कॉर्डल फिन। तो वो कॉर्डल फिन मतलब टेल का फिन, ये देखो कॉडा, टेल, सी कॉडा एपिडायडिमिस, सब कुछ लिंक्ड है, ठीक है। आपको लगता होगा लेक्चर आज का थोड़ा स्लो ले रहा हूँ मैं, और मैं वाकई में स्लो ले रहा हूँ, बट उसके पीछे का रीज़न है कि बिकॉज हर एक चीज़ को आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। नहीं स्टडी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, जो कुछ भी कर लो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ओके। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जानबूझ के स्लो ले रहा हूँ, तो प्लीज़ हैंग अलोंग, ठीक है। सो एपिडायडिमिस तो ये स्ट्रक्चर है, मतलब ये क्या कर रहा है, यहां पर जो स्पर्म्स बन रहे हैं, कहां, स्पर्मेटिक कॉर्ड में, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के स्पर्म्स जो है जब वास एफरेंशिया तक पहुंचे तो वहां से कहां चले गए, कैपुट एपिडायडिमिस, वहां पर से दे विल मूव टू कॉर्पस एपिडायडिमिस। ये रब कब हो गया, कॉर्पस एपिडायडिमिस, कॉर्पस से आगे मूव कहां कर रहा है, कॉडा, कॉडा एपिडायडिमिस, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स में मूव करके फिर वो ऊपर की तरफ आता है, बिकॉज कॉडा एपिडायडिमिस के बाद आप देख रहे हो एक पतला सा यहां से एक ट्यूब निकल रहा है। ये ट्यूब क्या है, देखा आप लोगों ने, इधर लिखा है, मार्क किया था, वास डिफरेंस है ये, ठीक है। ये देखो वास डिफरेंस है लेबलिंग, दिस इज वास डिफरेंस। तो इस फॉर्म्स को आगे कैरी कर रहा है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, है ना, एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में। तो ये एपिडायडिमिस का फंक्शन क्या होता है ना, रोल क्या होता है। एपिडायडिमिस बेसिकली ऐसा पार्ट है जिस पार्ट में स्पर्म्स को रखा जाता है, मतलब ये हेड में आने के बाद ना स्पर्म्स को इमीडिएटली निकल नहीं जाते, दे वेट देयर फॉर सम टाइम, बिकॉज वहाँ पर उनको न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, वहाँ पर उनको स्टेइंग टाइम दिया जाता है, जहाँ पर वो मैच्योर होते हैं, रेडी होते हैं, ओके, दे आर मेड रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। उनमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस किए जाते हैं जिसके वजह से दे नाउ आर रेडी टू फर्टिलाइज फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पर इस हेड पोर्शन में रुकते हैं, नो डाउट वो बॉडी से ऐसे ही पास हो जाते हैं, कॉडा में भी रुकते हैं थोड़े टाइम के लिए और उसके बाद आगे निकलते हैं, बट हेड पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आपने नोटिस किया ही होगा, व्हेन यू आर सीइंग दिस स्ट्रक्चर, इसमें नोटिस किया होगा आपने कि यहाँ पर बहुत सारा कॉइलिंग है। तो यहाँ पर ना यू विल सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस तरह से कॉइलिंग होता है।
तो पूरा एपिडाइडमिस का अगर लेंथ देखोगे तो दैट एपिडाइडमिस का लेंथ अप्रोक्सीमेटली ना कुछ से 4 to 6 मीटर्स जाता है, बहुत बड़ा होता है, बट बहुत ज़्यादा। 4 to 6 मीटर्स का मतलब कितना हो गया, 18 फीट के करीब हो गया, ठीक है, 18-20 फीट के करीब, इतना ज़्यादा इतने से पोर्शन में रहता है। मतलब मैंने आपको टेस्टिस का डायग्राम बना के देखा था ना, इस डायग्राम में इधर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक, तो टेस्टिस का जो लेंथ था कितना था, वो 4 सेंटीमीटर, और ऐसा कर दिया तो ये भी नियरली 3.5 सेंटीमीटर आएगा। तो 3.5 सेंटीमीटर में इतना हाई कॉलिंग था कि वो 4 से 6 मीटर का स्ट्रक्चर उस पर बैठ जाता है। बट उतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्पर्म्स उसमें धीरे धीरे मूव करते हैं और उतना ही उनको न्यूट्रिशन मिलता जाता है, उतना ही वो मैच्योर होते जाते हैं, रेडी हो जाते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन फर्दर, ठीक है। तो ये है आपका एपिडाइडमिस। इधर थोड़ी देर रुकता है स्पर्म, उसके बाद इधर से पास होकर कॉर्डा में भी थोड़ी देर रुकेगा और फिर आगे की तरफ पास हो जाएगा। और दैट ओनली ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट। इसी स्ट्रक्चर में जो दिखाई दे रहा है वो है ये वाला स्ट्रक्चर, देखो ये कंटिन्यू हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो है यही है आपका वास डिफरेंस। यही वो ट्यूब है जो स्पर्म को स्क्रोटम से लेके जाता है अपर एब्डोमेन में, सॉरी लोअर एब्डोमेन में, मतलब अपर पार्ट में, दैट इज एब्डोमेन। यही वो ट्यूब है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस की स्पेशलिटी ये है कि अभी देखो स्पर्म्स तो बनते रहते हैं, जैसे प्यूबर्टी हिट हो जाएगी स्पर्म्स बनते ही रहते हैं। तो इसकी स्पेशलिटी है कि अगर स्पर्म समझो रिलीज नहीं हुआ है, इजैक्यूलेशन नहीं हुआ, रिलीज ऑफ स्पर्म्स नहीं हुआ है, रिलीज ऑफ सीमेन नहीं हुआ, तो उस टाइम पर स्पर्म्स जो इसमें रहते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इसके वॉल्स में, उधर का उधर ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है वास डिफरेंस में। ये इसकी स्पेशलिटी है। बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि वास डिफरेंस इज द ट्यूब विच कैरीज द स्पर्म्स अपवर्ड्स, ओके, क्योंकि वो पीनस से बाहर आना है ना, तो पीनस का कनेक्शन कहाँ से, मेन लोअर एब्डोमेन से, मेन बॉडी से, तो स्क्रोटम से उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। एंड एज यू नो, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि स्पर्म्स जो है वो बनने के लिए बस उसको लो टेम्परेचर चाहिए, बाकी इट कैन सर्वाइव एट 37 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पर और एक टर्मिनोलॉजी आपको दिखाई दे रही है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है ना, एक मोटा सा कॉर्ड होता है, इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, नर्व्स भी होते हैं, देखो ब्लड वेसल्स नर्व लिखा है ना। इसका मेन कंपोनेंट वास डिफरेंस होता है, बट ये मोटा सा स्पर्मेटिक कॉर्ड इंग्विनल कैनाल के थ्रू ही पास होता है और ये वास डिफरेंस को अपर बॉडी में लेके जाता है। एंड इनफैक्ट स्क्रोटम को एंड टेस्टिस को न्यूट्रिशन देने के लिए, कंट्रोल देने के लिए, या पेन वाली फीलिंग देने के लिए, सेंसिटिविटी देने के लिए ये प्रेजेंट होता है। ये अपर बॉडी का लिंक करता है स्क्रोटम के साथ, ठीक है। तो ये है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड। डू नॉट गेट कंफ्यूज, ऐसा मत समझना कि स्पर्मेटिक कॉर्ड मतलब ही वास डिफरेंस, नो। स्पर्मेटिक कॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वास डिफरेंस, ओके, बट इट्स नॉट वास डिफरेंस, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये तो टेस्टिस का पार्ट हो गया, टेस्टिस देखा हम लोगों ने, एपिडाइडमिस देखा और वास डिफरेंस भी देखा। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सेसरी डक्ट्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक्सेसरी डक्ट्स में आपका वास डिफरेंस भी आता है, एपिडाइडमिस भी आता है, ठीक है। बट अच्छा हमने पहले स्टडी कर लिया, इट बिकम्स ईजियर ना। तो ये वाला जो है, ये देखो एपिडाइडमिस, ये भी आपके एक्सेसरी डक्ट्स में ही आएगा। डक्ट्स का मतलब क्या होता है, पाइप्स, तो एक्सेसरी डक्ट में ही आएगा। ये साइड वाला भी आएगा, ठीक है, मैं बस एक साइड का बना रहा हूँ। फिर ये वास डिफरेंस भी आ रहा है जो मैंने अभी डिस्क्राइब भी कर लिया। इसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं दिखाया, ठीक है, इसमें सिर्फ आप लोगों को वास डिफरेंस दिखा है। ये एम्प्यूला भी उसी का पार्ट है, ओके। ये सेमिनल वेसिकल जो है उसका भी एक डक्ट है यहाँ पर, सेमिनल डक्ट बोलते हैं उसको, बट वो उसी के पार्ट में आएगा बिकॉज वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये यूरेथ्रा दिखाई दे रहा है। ये सारे जो ट्यूब्स हैं ये डक्ट्स हैं, एसेसरी डक्ट। मतलब ये एसेसरी का मतलब क्या होता है ना, गैमेट प्रोडक्शन में कहीं हेल्प नहीं करेंगे, जस्ट गैमेट को होल्ड करने के लिए हेल्प करेंगे। तो यू कैन राइट एपिडाइडमिस आ गया, वास डिफरेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट आ गया, यूरेथ्रा आ गया। ये मेन एसेसरी डक्ट्स हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं हम लोग एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ठीक है, दैट इज ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज एसेसरी ग्लैंड्स as they do not contribute directly in gamete formation, they are accessory glands. तो क्या है ये accessory glands, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन।
तो ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करते हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और वो प्रोडक्शन, वो केमिकल, उसका जो प्रोडक्शन किया हुआ, सिक्रेशन किया हुआ केमिकल है, वो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, ऑलराइट। तो ये टेस्टिस है, यहाँ एपिडाइडमिस है, यहाँ से हम जानते हैं कि भाई स्पर्म आएगा आएगा आएगा, यहाँ पर मूव करेगा। थोड़ा डिफरेंट डायग्राम है, ठीक है। यहाँ तक आ गया स्पर्म हमारा, यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या आगे, क्या ये जो दिखाई दे रहा है एफ वाला, ये क्या होगा? सेमिनल वेसिकल, राइट। हमने लिखा हुआ है, पहले मैंने मेंशन किया, आप लोगों को सिखाया हुआ है। तो ये है आपका सेमिनल वेसिकल। अब ये सेमिनल वेसिकल में आप क्या नोटिस कर पा रहे हो, जरा देखो। सेमिनल वेसिकल ये जो है, इसका अपना एक ट्यूब है यहाँ पर, देखो, उसको बोलते हैं सेमिनल डक्ट। ठीक है, तो ये जो सेमिनल डक्ट होता है, अब ये डक्ट क्यों है? इनफैक्ट सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड का भी देखो इधर डक्ट है। तो इनफैक्ट ये तीनों के अपने अपने डक्ट है। प्रोस्टेट ग्लैंड का डक्ट दिखाई नहीं देता बिकॉज वो पीछे से आता है। ये यूरेथ्रा है, पीछे से प्रोस्टेट ग्लैंड अपना ऐसे डक्ट्स डालता है अंदर डायरेक्टली यूरेथ्रा में, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो तीनों के केस में आप नोटिस करो कि इनमें डक्ट्स है ना, राइट। तो इनमें डक्ट है क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दे आर डक्ट ग्लैंड्स, नॉट डक्टलेस ग्लैंड्स। आपको पता है ना, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। तो सबसे पहला ग्लैंड जो यहां पर दिखाई दे रहा है, दैट इज योर सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल का जो ट्यूब है, सेमिनल ट्यूब बोल सकते हो उसको, या सेमिनल डक्ट बोल सकते हो उसको। ये सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है, जिसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। इसको मूव करवा के डायरेक्टली स्पर्म के साथ मिक्स कर देता है, बिकॉज यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं, ये स्पर्म इस ट्यूब के साथ मिलते हैं ना, देखो ये ट्यूब के साथ इधर मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, और आगे जाके बना रहे क्या, व्हाट इज दिस कॉल्ड? इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बना आगे। तो वो इजैक्यूलेटरी डक्ट में क्या होगा? मिक्सचर ऑफ सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्म्स होंगे ना। तो सेमिनल फ्लूइड की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 60% जो मेल जेनाइटल फ्लूइड होता है, रिमेंबर मेल जेनाइटल फ्लूइड मतलब रिप्रोडक्टिव फ्लूइड को बोला जाता है सीमेन। तो सीमेन को कंपोज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें होती है स्पर्म्स। बट स्पर्म के साथ सेमिनल वेसिकल का भी फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होता है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड, और उसके साथ कॉर्पस ग्लैंड का भी फ्लूइड होता है, दैट इज कॉपर फ्लूइड और बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड फ्लूइड। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली उनका सबका मिक्सचर ही मिलाकर वो बनता है सीमेन, SEMEN, सीमेन। वो S है पहले वाला अल्फाबेट। तो सेमिनल फ्लूइड में होता क्या है? तीन मेजर चीजें होती हैं सेमिनल फ्लूइड में। सबसे पहला होता है फ्रक्टोज, सेकेंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड थर्ड फाइब्रिनोजन। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तीनों के अपने अपने फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या करता है? जैसे स्पर्म फ्रक्टोज के कांटेक्ट में आता है, फ्रक्टोज स्पर्म को इनफ अमाउंट में एनर्जी देता है सो दैट इट कैन सर्वाइव, इट कैन मूव। उसका जो टेल है, फ्लैजेला है, वो स्पिन कर पाए, व्हर्ल कर पाए, ताकि स्पर्म प्रॉपरली मूव कर पाए। सेकेंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये जो है ना, हम बहुत बार सुनेंगे आगे भी, व्हेन प्रेगनेंसी का फाइनल स्टेज आएगा जिसमें पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन केस में भी हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन्स सुनेंगे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को ना, मतलब जो वजाइना है, यूरेथ्रा है, फैलोपियन ट्यूब है, उसको ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने हिसाब से, ताकि स्पर्म उस पाथ को फॉलो करके एग तक पहुंच पाए। मतलब जब सीमेन रिलीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो उस ट्रैक में रिलीज होने के बाद जब स्पर्म स्विम करता है तो उसको डायरेक्शन चाहिए ना, कहाँ जाना है। तो वो डायरेक्शन जो है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के कॉन्ट्रैक्शंस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये करवाता है, जाके ये जाएगा रिलीज होके वहां के सिस्टम में कॉन्ट्रैक्शंस ये करवाता है ताकि स्पर्म को डायरेक्शन मिले। वो काम है इसका। और थर्ड है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है? फाइब्रिनोजन इस सीमेन को क्लॉट बना देता है, जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आए, ताकि वहीं पर रुककर स्पर्म्स का मूवमेंट हो पाए आगे। तो ये इसका फाइब्रिनोजन का रोल है। तो ये तीन मिला के बनाते हैं सेमिनल फ्लूइड, जो बनता है बाय सेमिनल वेसिकल,
and approximately 60% of the semen. एक टाइम में there is 3 to 5 ml of semen which is released. तो 60% of the semen is made up of seminal fluid. ठीक है, तो अब की क्या बात है ना कि अब यहाँ पर ये सेमिनल फ्लूइड यहाँ से निकला बाहर और चलेगा किधर, स्पर्म के साथ मिक्स हो गया, और ये आगे जाके कहाँ जा रहा है अभी, ये आगे जाके इस यूरेथ्रा में कंटिन्यू हो रहा है। देखो यूरेथ्रा में नीचे आ गया, नीचे की तरफ मैंने एरो बनाया, देखो अब ये क्या है, अब ये कांटेक्ट में आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड के कौन, ठीक है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है दैट सिक्रीट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड एज प्रोस्टैटिक फ्लूइड। तो ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल्स अबाउ 50 शुड गेट प्रोस्टेट ग्लैंड चेक्ड रेगुलरली बिकॉज प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। हाई फैटी फूड का कंजप्शन अगर रहेगा सो देयर इज हाई चांस कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो। ओके, तो प्रोस्टेट ग्लैंड इज नोन टू सिक्रीट प्रोस्टैटिक फ्लूइड। दिस कंपोजेस अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द सीमेन। इसमें क्या क्या होता है, ये ना एक वाइटिश फ्लूइड होता है जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज साइट्रिक एसिड। ओके, इसके साथ कैल्शियम भी होता है और इसके साथ फॉस्फेटेजेस भी होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड तो बाबा सीमेन का ना पीएच मेंटेन रखने के काम में आता है। कैल्शियम +2 भी है ना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। हाउएवर सबसे इंपॉर्टेंट काम इस फ्लूइड में है फॉस्फेटेजेस का। और फॉस्फेटेजेस क्या करते हैं, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, पूरा का पूरा ट्रैक नहीं बट स्टार्ट वाला ट्रैक जो वजाइना होता है जिसमें स्पर्म्स रिलीज होते हैं, सीमेन रिलीज होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस टाइम पे वहाँ का जो रीजन होता है वो होता है हाईली एसिडिक, ठीक है। पीएच अराउंड 4 होता है उसका, टू सेव द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फ्रॉम इन्फेक्शंस, ठीक है। तो उस टाइम पे स्पर्म्स कैन ईजिली गेट डिग्रेडेड और डिकम्पोज्ड, स्पर्म्स मर जाएंगे उस पीएच पे। तो स्पर्म्स को उस पीएच में प्रोटेक्ट करके रखने का काम जो है वो होता है फॉस्फेटेजेस का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थर्ड, उसके बाद आता है हमारा थर्ड ग्लैंड। अभी थर्ड ग्लैंड कौन सा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, ये वाला। इसका खुद का भी डक्ट है, वो भी आप देख सकते हो, है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये यूरेथ्रा पे पीनस स्टार्ट होने के जस्ट पहले यूरेथ्रा के दोनों साइड पे बल्ब जैसा प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउपस ग्लैंड। अरे ब्लू बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है ना, बट वो ब्लू में लिखा है इसलिए मैं ब्लू में लिख रहा हूं, काउपस ग्लैंड, ठीक है। ब्लू लाइट कर देते हैं, आप समझ जाओगे, समझदार हो आप बच्चे लोग, है ना। हो डेफिनेटली हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यह जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है या काउपस ग्लैंड है, इसमें जो केमिकल्स होते हैं ना ये ज़्यादा करके ना बेसिक होता है नेचर में। ये बाय द वे ये भी बेसिक होता है, ये भी बेसिक या अल्कालाइन हम बोल सकते हैं नेचर में होता है। ये वो एसिडिक है, बाकी ये बेसिक है। तो ये जो नेचर है इसका क्यों है, अब क्या होता है ना, मेल के केस में अगर आप देखोगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि यूरिन कैरी करने वाला भी डक्ट जो है वो यूरेथ्रा है, और जेनेटल फ्लूइड मतलब इस सीमेन कैरी करने वाला भी जो डक्ट है वो क्या है, वो भी आपका यूरेथ्रा ही है। तो दिस इज कॉल्ड एज, मेल्स के केस में यूरेथ्रा इज नोन एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। ये आई थिंक मैंने मेंशन कर देना चाहिए इधर। दिस इज मेल्स के केस में क्वेश्चन आता है कभी कभी, दैट व्हाई is male urethra known as urinogenital duct. The main reason is because in case of males the urine as well as genital fluid, that is semen or sperms, are carried by urethra itself. There is no different tube for it, ठीक है। इस तरह urinogenital duct, ठीक है। तो ये क्या है ना, urinogenital duct में अभी यूरिन पहले पास किया था वो मेल ने, समझो। तो यूरिन के कुछ ट्रेसेस, कुछ क्रिस्टल्स रह जाते हैं, कहाँ रह जाते हैं, वो रह जाते हैं इस यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा में वो क्रिस्टल्स को
न्यूट्रलाइज करना पड़ता है ताकि वो स्पर्म्स को डैमेज ना करे। जब सीमेन यहाँ से पास होगा तो अगर वो क्रिस्टल्स जो है प्रीवियस यूरिनेशन से वो क्रिस्टल्स अगर रह जाते हैं तो दे कैन कॉज डैमेज टू द स्पर्म्स विच आर फ्लोइंग इन कमिंग। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके वो क्रिस्टल्स के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड होता है। इसके साथ इसका और एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसका काम होता है कि इट इज़ नोन टू also lubricate penis for copulation और for fertilization। मेल फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होना है उसके लिए पीनस को फीमेल वजाना में एंटर करना पड़ता है और कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसके लिए ल्यूब्रिकेशन ज़रूरी होता है। ओके, बिकॉज इफ वजाइना एज वेल एज penis are dry so that might result in friction which might cause lot amount of pain। तो इसलिए बॉडी में अपना ही एक सिस्टम होता है कि वो खुद ब खुद फ्लूइड बनाता है जो ल्यूब्रिकेटिंग होता है। तो ये वो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है। इनफैक्ट दिस रिलीजेस जस्ट बिफोर द सीमेन कैन बी रिलीज्ड। ठीक है, मतलब जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, सेक्सुअल अराउजल होता है, पीनस हार्ड हो जाता है, उस टाइम पे इनिशियली ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड्स रिलीज होते हैं और वही ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड्स होते हैं कौन से? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड। ठीक है, तो दो काम करता है, एक तो ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है और दूसरा जो है इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं प्रीवियस यूरिनेशन के जो एसिडिक होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के काम में तो सीमेन आने से पहले इसको पाथ को क्लियर कर देता है। और सीमेन का भी पार्ट होता है ये, क्योंकि उधर भी ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, एक चीज़ मैंने पहले बता दी थी आपको, फिर भी प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी। वो बताना था कि प्रोस्टेट ग्लैंड के केस में जो ट्यूब्स होते हैं वो इधर दिखाई नहीं दे रहे हैं, यूरेथ्रा में पीछे से पेनिट्रेट करते हैं। क्यों होते हैं 20 to 30 ट्यूब्स? बिकॉज आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में देयर 20 to 30 लोब्यूल्स और हर लोब्यूल में से एक ट्यूब निकलता है, अपने अपने ट्यूब निकालता है हर लोब्यूल। ठीक है, ऑल राइट, तो ये हो गए एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, चलो तो फाइनली हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। तो अभी सीमेन बन चुका है। ठीक है, इतना सब मिक्स होकर सीमेन बन गया। अभी वो सीमेन में क्या क्या कंपोजिशन है चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक मिनट, हम थोड़ा कलरफुल डायग्राम से ना उसको बनाएंगे, ताकि कलर कोडिंग करते हैं ताकि आप लोगों को और समझ में आए। ठीक है, ग्रीन हमने प्रोस्टेट ग्लैंड को दिया था, ब्लैक हमने सेमिनल वेसिकल को दिया था और ब्लू हम लोगों ने कॉर्पस ग्लैंड को दिया था। तो स्पर्म्स को मैं दूसरा कलर दे देता हूँ। कौन सा दे दूँ मैं? रेड दे दूँ? ठीक है, चलो रेड देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से स्पर्म्स बने हैं, यहाँ पर स्पर्म्स मूव हुए, यहाँ से निकल के यहाँ से यहाँ, ये जो लूप बना रहा है, लूप बनाते टाइम ध्यान से बनाना, ऐसे ही बनाना। ठीक है, यहाँ तक क्या है? स्पर्म्स आ गए। ठीक है, अब क्या है? अब ज़रा ध्यान देना, अब सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेमिनल फ्लूइड। तो इस सेमिनल फ्लूइड को हम लोग अभी ज्वाइन कर देंगे इधर इजैकुलेटरी डक्ट में। देखो ज्वाइन हो गया ये। ठीक है, ये यहाँ पर ज्वाइन हो गया, बट इसके साथ साथ और क्या ज्वाइन हुआ है? स्पर्म्स तो थे ही ना, तो स्पर्म्स भी इसके साथ मिक्स हो गए। देखो स्पर्म्स मिक्स हो गए, तो दो चीज़ें मिक्स हो गई। क्या? सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म्स मिक्स हो गए। अब ये दोनों आके कहाँ आएंगे? यहाँ पर आगे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर। एंड आई एम सॉरी, थोड़ा सा होने वाला भी। ठीक है, मिक्सिंग होगा, घड़ी घड़ी मैं कलर चेंज करूँगा तो उसमें मे भी थोड़ा सा टाइम लगे। ठीक है, तो ये भी आ जा रहा है और रेड कलर का हमारा स्पर्म्स भी आगे मूव कर रहा है, मिक्स हो गए। चलो ठीक है, अब पीछे प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो हर एक लोब्यूल में से अपना फ्लूइड रिलीज करेगा और उसको हमने इंडिकेट किया था ग्रीन कलर से। तो अब यहाँ पर जो आगे फ्लूइड आएगा उसमें तीन चीज़ें होंगी। एक ग्रीन होगा, एरो मतलब ग्रीन कलर का सब्सटेंस होगा। दूसरा सब्सटेंस होगा जो होगा ग्रीन कलर मतलब प्रोस्टैटिक फ्लूइड होगा। उसके साथ दूसरी चीज़ जो होगी वो होगा हमारा ये सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड। और इन सब के से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे गैमेट, स्पर्म्स, सब तीनों एक साथ आ रहे, नीचे की तरफ फ्लो हो रहे। अब नीचे क्या है? नीचे है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो अपना फ्लूइड इधर सिक्रेट करेगा।
और वो फ्लूइड सीक्रेट करके यूरेथ्रा में डाल देगा। तो अब क्या हुआ है, ब्लू कलर का तो है ही है फ्लूइड, उसके साथ साथ आपके स्पर्म्स भी इसमें मिक्स हो गए। स्पर्म्स के साथ साथ और क्या मिक्स हुआ, सेमिनल फ्लूइड जो ब्लैक कलर में है, उसके साथ साथ प्रोस्टैटिक फ्लूइड भी मिक्स हुआ जो ग्रीन कलर में है। देखो हो गया, ये जो बन रहा है ना यहाँ पर पूरा का पूरा मिक्सचर, उसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सीमेन। ये मिक्सचर ही है आपका सीमेन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से बन गया सीमेन। और यही पूरा सीमेन, अब मैं सीमेन को पर्पल से इंडिकेट करता हूँ, ये जो मैंने पर्पल यूज किया है ना, दिखाई दे रहा है ना, यस। तो अब अभी ये घड़ीड़े चारों नहीं बनाऊंगा, बट चारों चीजें हैं। हाँ, यही सीमेन जो है यहां से अभी रिलीज होगा बाहर, ठीक है, यही रिलीज होने वाला है। ऑलराइट, तो सीमेन क्या है? ओके, सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? अब इसमें मैंने एक चीज मेंशन नहीं की है, दैट इज सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडमिस। मैंने आपको बताया था कि एपिडाइडमिस भी इंपॉर्टेंट है। एपिडाइडमिस एक ऐसा पार्ट होता है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, उसको स्टेबलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन के कैपेबल बनाता है। उसके साथ साथ एपिडाइडमिस में खुद का भी एक फ्लूइड रिलीज करता है। वो फ्लूइड स्पर्म, अभी स्पर्म किस में फ्लो होके आ रहा है? एपिडाइडमिस के उस फ्लूइड में फ्लो होके आ रहा है। तो एपिडाइडमिस का फ्लूइड आएगा सबसे पहले, सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडमिस। उसके साथ सेकेंड चीज आएगा सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, नरिशिंग के लिए है, देखो फ्रक्टोज है यहाँ पर, न्यूट्रलाइजिंग के लिए कैल्शियम और बाइकार्बोनेट्स, ये कहाँ से आया? प्रोस्टेट ग्लैंड से आया। ये कहाँ से आया? सेमिनल वेसिकल से आया। ओके, एंड एक्टिवेशन फॉर मूवमेंट, स्पर्म्स का भी एक्टिवेशन एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टिम्युलेशन, ताकि स्पर्म्स का मूवमेंट हो। प्रोस्टाग्लैंड्स, देखो ये सब मिला के हो गया सीमेन। क्या क्या है सीमेन में? एपिडाइडमिस का सिक्रीशन, उसके साथ सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, सेमिनल फ्लूइड, उसके साथ साथ प्रोस्टैटिक फ्लूइड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड। ऐसे इन जनरल लिख सकते हो, या तो ऐसे पर्टिकुलर भी करके लिख सकते हो, बिकॉज में फाइब्रोजन वगैरह भी आएगा, वो मेंशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डोंट वरी, ये टेक्स्ट बुक का मैंने सेम टू सेम उठा के रखा है ऑन पर्पस, ताकि आप लोगों को वो और ये चीज़ रिलेटेबल लगे, ठीक है। बट अगर आप 3 फ्लूइड्स को मेंशन करते हो अलॉन्ग विद एपिडाइडमिस का सिक्रीशन और उनके फंक्शंस भी बता देते हो, तो हो जाता है सीमेन का कंपोजिशन। अब ये जो है सीमेन कैसा होता है, ठीक है, हाउ इज द नेचर? सीमेन इज विस्कस, अल्कलाइन एंड मिल्की फ्लूइड। इट लुक्स मिल्क लाइक, ओके, बट थिक होता है कंपैरेटिवली। विस्कस होता है, विस्कस का मतलब आप समझते हो, है ना, थिक मतलब ही विस्कस। अल्कलाइन मतलब बेसिक पीएच होता है उसका, और उसका पीएच देखोगे तो 7.2 to 7.7 के पास में होता है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 4 ml of semen is released or given out during one ejaculation. Ejaculation का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ semen. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके, और आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन विच इज यूजुअली डन बाय IVF, ठीक है। ड्यूरिंग दैट whenever the semen is released due to sexual excitement, semen is released. ये जो semen रिलीज होता है ड्यू टू सेक्सुअल एक्साइटमेंट, वो रिलीज ऑफ semen के प्रोसेस को ही, या रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव फ्लूइड के प्रोसेस को ही बोलते हैं इजैक्यूलेशन। सिंगल इजैक्यूलेशन में 2.5 to 4 ml ऑफ semen होता है, ठीक है। एंड सिंगल इजैक्यूलेशन इज नोन टू रिलीज अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स। तो माय पॉइंट इज कितने सारे स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं, क्यों होते हैं इतने स्पर्म्स रिलीज? अभी एग अगर ह्यूमंस में देखोगे तो एक ही एग रिलीज होता है, सिंगल एग। बट प्रॉब्लम क्या है ना, एग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है, ठीक है, और वो सिक्योर्ड है, वो बाहर नहीं आने वाला है। बट सीमेन को, स्पर्म को अंदर जाना है, उसको अपने बॉडी को, मेल बॉडी को छोड़ के फीमेल बॉडी के अंदर जाना है। तो अगर उसको फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करना है, उसको वहां पर सिक्योरिटी चाहिए, वहां पर सेफ्टी चाहिए, राइट? ओके, अभी सिक्योरिटी सेफ्टी के नाम पर क्या है, फॉस्फेटेजेस को प्रोटेक्ट करेंगे, बट कितना प्रोटेक्ट होगा? तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। तो एक स्पर्म मर गया तो दूसरा नहीं, तो दूसरा, ऐसा करते 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 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, ताकि कुछ भी हो जाए तो एक तो स्पर्म एटलीस्ट एक तक पहुंच जाए। बिकॉज स्पर्म कोई वजाना में ही फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, वजाना से होकर यूट्रस, पहले वजाना से होकर सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में भी वो इस्थमस से होके फिर एम्पुला में जाता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो बहुत बड़ा पाथ उसको कवर करना होता है। और यहाँ पर फीमेल बॉडी भी तो अपोज करती है, उसका बॉडी नेचुरली बना हुआ रहता है कि बाबा अगर कुछ चीज़ अंदर एंटर हो रही है तो उसको रोका जाए। इसीलिए तो सीमेन में और भी चीज़ें होती हैं,
जो उसको प्रोटेक्ट करता है या जो स्पर्म्स को आगे पुश करता है। तो ये सारी चीज़ें में से कुछ ही स्पर्म्स आगे एग तक पहुंच पाते हैं, तो इसीलिए इतने सारे स्पर्म्स रिलीज करने पड़ते हैं। पोलन ग्रेन्स का केस में भी देखा होगा आपने, सुना होगा, पढ़ा होगा कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो है रिलीज होते हैं। क्यों? ताकि टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन, एक तो पोलन ग्रेन आगे जाएगा, एक तो पोलन ग्रेन आगे फर्टिलाइज करेगा। दैट इज वाई सो मेनी स्पर्म्स आर बीइंग रिलीज्ड। ठीक है, आई गेस आज के लिए हम लोग स्टॉप करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। मैंने बहुत डिटेल में और अच्छे से पीसफुली आपको पूरा चैप्टर मैंने, मतलब पूरा पार्ट, आज का लेक्चर मैंने बताया। काफ़ी बड़ा हो गया, आई थिंक 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, एंड आई होप आपको समझ में आया। आई नो बड़ा बना है लेक्चर, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आया। एंड आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखे हो तो 110% समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत रहे, प्लीज़ 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 कमेंट करो। आप कर रहे हो, अच्छी बात है। और भी कुछ इश्यू तो कमेंट करो। ठीक है, और कमेंट में आपने बोला था 1 आवर तक का आप लेक्चर देख सकते हो, इसलिए मेरे दिमाग में आइडिया कि आज बना ही देते हैं, बिकॉज अदरवाइज ये भी वीडियो को मुझे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता। ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे, बट आई वाज स्टिल हैप्पी कि बाबा आप लोग हैप्पीली 1 आवर का भी वीडियो देख सकते हो। मे भी हो सकता है इनिशियली लेंथ देखकर आपको लगे कि नहीं यार ये इतना कैसे करेंगे, बट डोंट वरी, देखोगे तो एक टाइम में पूरा क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। बोर्ड्स के लिए, सीईटी के लिए और 80% नीट के लिए भी तैयारी हो जाएगी ये इतने वीडियो से ही। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं अभी? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी 2 चीज़ें देखेंगी। एक हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, बट उसके साथ साथ वी विल सी 2 थिंग्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक देखेंगे रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, क्या फंक्शन है रिप्रोडक्शन में, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है। हम जैसे हमने पीनस और स्क्रोटम देखा था, वैसे फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो आई थैंक यू ऑल वीडियो देखने के लिए एंड तक। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो कुछ डिफिकल्टी डाउट रहे, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। ठीक है, ताकि उनको भी मिले उतना ही नॉलेज जितना आपको मिल रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।